गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आशीष शर्मा फ्रॉम सेमिगो इंटरनेशनल स्कूल अबोहर और हमारा आज का टॉपिक रहेगा समास कंपाउंड। तो आइए शुरू करते हैं समास। समास को करने से पहले हम बात करेंगे समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको बता दूं, जो समास शब्द है वह बना है सम जमा आस से मिलकर, जिसमें सम का अर्थ है संक्षिप्त व आस का अर्थ है कथन या शब्द, कथन या शब्द। और यदि हम आसान शब्दों में कहें तो समास का अर्थ है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण करना, किसी चीज़ को छोटा कर देना। तो इस तरह से शाब्दिक अर्थ जो समास का मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे समास के अंदर मुख्य रूप से हम किन चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। समास में सबसे पहले हम बात करेंगे कि समास के कितने भेद हैं, कितने भेदों में से बांटा गया है। उसको करने से पूर्व हम बात करेंगे समस्त पद व समास विग्रह की। पहले बात कर लेते हैं समस्त पद की। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद वह होता है जिसमें हम एक समास के जो पद को पूर्ण रूप में लिखते हैं। सबसे पहले पद हमें पता होना चाहिए, वह शब्द जो व्याकरण के नियमों के अनुसार चलता है उसे पद कहा जाता है। और समस्त पद क्या होगा? समस्त पद जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नीलकंठ। अब यहाँ पर जो नीलकंठ मैंने लिखा ये समस्त पद के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। और यदि मैं बात करूं समास विग्रह की, समास विग्रह की यदि मैं बात करूं तो समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह में हमारे पास में जो नीलकंठ दिया गया है इसका विग्रह करेंगे, अर्थात इसको हम तोड़कर लिखेंगे। जिस प्रकार यहाँ पर मैंने लिखा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। आशा करता हूँ आपने इसे समझ लिया होगा। अभी तक हमने बात की समास शब्द के शाब्दिक अर्थ की, उसके बाद में समस्त पद की बात करी और समास विग्रह की बात करी। उसके बाद में बात कर लेते हैं पद की। समास में दो पद मुख्य रूप से होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को कहा जाता है उत्तर पद। तो ये दो पद समास में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अब शुरू करेंगे समास। इसको करने से पूर्व आपको समास की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। जो समास है उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो डेफिनेशन है, उसमें हम पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं उन्हें समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि समास के अंदर दो पद पाए जाते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया अभी, नील जमा कंठ। इस तरह से आपके पास में ये एक और ये दो पद। अब ये तो थे दो पद। यदि हम बात करें दो से अधिक तो वो पद कौन से होंगे? उसमें हम बहुत प्रयोग में लाते हैं आमतौर पर तन, मन, धन। और इनके बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। जी, तो आपने यहां तक समझा। यहां पर हमने डेफिनेशन भी क्लियर कर ली है, इसके बारे में जानकारी ले ली है कि समास जब दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, उनसे जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। जी, अब बात करेंगे समास के भेद की। समास के मुख्य रूप से 6 भेद बांटे गए हैं, जिसमें जो सर्वप्रथम भेद है वह रहेगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। जी, दूसरे स्थान पर रहेगा तत्पुरुष समास। तीसरे स्थान पर रहेगा द्वंद्व समास। चौथे स्थान पर रहेगा हमारे पास में बहुव्रीहि समास।
5वें स्थान पर रहेगा हमारे पास में द्विगु, वह अंतिम रहेगा कर्मधारय। जी, तो मुख्य रूप से ये 6 जो भेद होंगे हम इन पे चर्चा करेंगे जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अव्ययी भाव में। इस समास का प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद उपसर्ग होगा, वह एक शब्द की बार बार आवर्ती होगी। इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये 3 नियम जो हैं यह जाने जाते हैं अव्ययी भाव के लिए। अव्ययी शब्द का अर्थ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अव्ययी शब्द का अर्थ होता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि अव्ययी भाव के अंदर 3 नियम हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद उपसर्ग होगा और शब्द की आवर्ती, एक ही शब्द की आवर्ती दिखाई देगी बार बार। अब इसके कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण हम कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास में जो उदाहरण रहेगा वह क्या होगा, आजीवन। मैंने आपको बताया था कि इसमें उपसर्ग हमें मिलेगा प्रथम पद में, तो आ जो शब्द है एक उपसर्ग है और आ का अर्थ क्या होता है, आ का अर्थ होता है तक, अर्थात जीवन तक इसका उत्तर रहेगा। तो जब आप बात करेंगे, जब आपके पास में उपसर्ग पाया जाएगा तो वह कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास वह कहलाएगा। उसका जो पूरा जो नियम होगा वह यहाँ पूरा हो रहा है कि प्रथम पद जो है इसका उपसर्ग है, आप सभी के सामने आप देख रहे हैं। दूसरा जो नियम है वह क्या नियम है, शब्द की आवर्ती, एक शब्द की आवर्ती होगी, जिस प्रकार हम कह सकते हैं दिनों दिन, अर्थात हर दिन। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक शब्द दिन शब्द और दिन शब्द, इसकी आवर्ती यहां पर हुई है, हमें मिला है। एका एक ऐसा ही शब्द है, अर्थात अचानक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अव्ययी भाव समास है उसके अंदर हम मुख्य रूप से देखेंगे कि प्रथम पद प्रधान रहेगा, प्रथम जो पद होगा वह उपसर्ग होगा जैसा आपको यहाँ दिखा दिया गया है, और एक शब्द की आवर्ती बार बार होगी, जिस प्रकार एका एक, दिनों दिन, यह शब्द यहाँ पर बार बार आ रहे हैं। तो ये था अव्ययी भाव समास। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अच्छे प्रकार से इसको करिएगा। अगर आप अव्ययी भाव समास को इस प्रकार करते हैं तो आप बहुत आसानी से उसको करने के योग्य हो जाएंगे। तो अभी हमने सबसे पहला जो हमारा समास कर लिया है, सबसे पहला जो भेद हमारे समास का रहेगा वह कौन सा रहेगा, अव्ययी भाव समास, और ये हम कर चुके हैं अव्ययी भाव, ये समास हमने कर लिया है। हमारा दूसरा समास क्या होगा, अब दूसरा समास है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। अब बात करेंगे तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को आगे अन्य 6 भेदों में बांटा गया है। इसके अंदर जो पहचान रहेगी आपकी, इसका जो द्वितीय पद होगा दूसरा पद अर्थात उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद यहां प्रधान रहेगा, और विभक्ति क्या होती है पहले वो जान लेते हैं।
विभक्ति होता है जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करती है, जिससे दो शब्द जोड़े जाते हैं। जैसे मैं कहूँ राजपुत्र, अब यहाँ पर ये आप सभी के सामने समस्त पद है, जो समस्त पद के रूप में आपके पास में दिख रहा है। परंतु यदि मैं इसका विग्रह करूं तो यह होगा राजा का पुत्र। तो यहाँ पर का जो है वह विभक्ति के रूप में देखा जाएगा। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी इस चीज़ की कि राजा का पुत्र। तो ये जो भाग है, जो का यहाँ पर लिखा गया है, इसे विभक्ति कहा जाता है। तो तत्पुरुष में विभक्ति का लोप हो जाएगा, विभक्ति इसमें छुप जाएगी, खत्म हो जाएगी, लोप हो जाएगा उसका। अब बात कर लेते हैं आगे कौन कौन से प्रकार हैं तत्पुरुष के। तत्पुरुष को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला रहेगा कर्म, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध, और छठा अधिकरण। मुख्य रूप से ये 6 भेद बांटे गए हैं तत्पुरुष समास के। कर्म में जो को विभक्ति होगी उसका लोप हो जाएगा। कर्म समास में को विभक्ति का लोप हो जाएगा। करण में से व के द्वारा, करण में से व के द्वारा इस विभक्ति का लोप हो जाएगा। संप्रदान में के लिए विभक्ति का लोप होगा। अपादान में से, अब यहाँ पर भी से हमें मिला था, परंतु यहाँ पर अलग होने के भाव में रहेगा, किसी चीज़ से खंडित होने के भाव में, दूर जाने के भाव में हमारे पास में अपादान कारक रहेगा। संबंध में, संबंध में का, के और की, इनका लोप होगा। और अधिकरण में जो लोप होगा वह होगा में व पर विभक्ति का। विभक्ति में आपको पहले भी बता चुका हूं, ये सभी विभक्तियां हैं, जितनी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी विभक्तियां हैं, और इनका लोप होगा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। अब बात कर लेते हैं कर्म में जो को का लोप होगा, जो कर्ण कारक, जो कर्म कारक या कर्ण कारक हम सुनते हैं, उन कारकों की जो विभक्तियां हैं उनका लोप यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्म कारक के एक उदाहरण की। यदि कर्म कारक के उदाहरण की बात करें तो हम कह सकते हैं ग्रामगत। ग्रामगत यहाँ पर मैंने लिखा। अब जो इसका उत्तर है वह क्या रहेगा? ग्राम को गत, अर्थात गांव को गया। यहाँ पर आपने देखा को का प्रयोग हमने किया। तो कोई भी जो समास होगा वो आपके पास में या तो समस्त पद के रूप में आ सकता है और या विग्रह के रूप में आ सकता है। आपसे इन दो चीज़ों पर चर्चा की जाएगी कि या तो दिए गए समास को समस्त पद में बदलें, अगर विग्रह दिया गया है तो समस्त पद में बदला जाएगा, और अगर समस्त पद दिया गया है तो विग्रह में बदला जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि रेखांकित जो समास दिया गया है वह किस समास का भाग है या वह कौन सा समास है। तो इसी तरह से यदि आपके पास आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रामगत लिखा गया है तो ग्रामगत कौन सा उदाहरण रहेगा, किसका भेद रहेगा? तत्पुरुष समास का रहेगा। और अगर आंतरिक दिए जाते हैं, तत्पुरुष के भी अंदर के समास दिए जाते हैं जिसमें कर्म, करण, संप्रदान, अपादान लिखा होता है, तो आप कौन सा उत्तर देंगे? उसका उत्तर रहेगा कर्म तत्पुरुष समास। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं दूसरे समास की, उदाहरण के तौर पर ही। यहाँ पर
करण व से के द्वारा यहाँ पर हमें दिया गया है, जो मुख्य रूप से इसकी जो उदाहरण रहेगी उसमें हम कर सकते हैं मुंह मांगा। मुंह मांगा अर्थात मुंह से मांगा। तो ध्यान से देखिएगा, समस्त पद और समास विग्रह, इस तरह से आप इसे खोल के लिख सकते हैं। और आपके पास में जो यहाँ पर लिखा गया से जो विभक्ति थी उसका प्रयोग यहाँ पर हमने फिर से किया। संप्रदान में के लिए का प्रयोग किया जाता है। के लिए में जो उदाहरण रहेगी वो कौन सी उदाहरण रहेगी? उदाहरण रहेगी राह खर्च। राह खर्च। अब राह खर्च इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो विग्रह हमारे पास होगा राह के लिए खर्च। तो जो खर्च जो दिया गया है राह के लिए दिया गया है, तो जो हमारी विभक्ति है वह समस्त पद में हमने देखी कि हमें के लिए यहाँ पर मिल गया। उसके बाद में अगला जो समास है वह है अपादान से अलग होने के भाव में। तो इसकी जो उदाहरण रहेगी वह रहेगी पथ भ्रष्ट। तो पथ से भ्रष्ट। और अगर आप चाहते हैं कि कोई उदाहरण जो आसान उदाहरण इसमें हम बात करें तो वह रहेगी देश निकाला। बिल्कुल आसान, देश निकाला। जिस प्रकार किसी को देश निकाला दे दिया जाता है, देश से निकाल दिया जाता है, बहुत ही आसान उत्तर, देश से निकाला। जी, तो देश से निकाला, इस तरह से आपके पास में जो उत्तर आया वह आपने देखा कि देश से अलग होने के भाव में हमारे पास में आया है। देश से निकाला, तो से का आपने यहाँ पर प्रयोग किया, परंतु अलग होने के भाव में किया। हमने किसी को देश से अलग कर दिया, देश से निकाल दिया अलग होने के भाव में, या पथ से भ्रष्ट जो पथ से भटक गया है उसके लिए भी हमने से का यहाँ पर प्रयोग किया। तो अलग होने के भाव में हम करेंगे। जी, जिस प्रकार हम कारक में करते थे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, से गिर रहे हैं, गिरना से अलग हो जाना, जो एक पेड़ है उससे जो पत्ते का जो संबंध था वह टूट गया और उससे अलग हो गया। ठीक उसी तरह अपादान कारक में अलग होने के भाव में, संबंध टूटने के भाव में हम बात करेंगे। जी, इसके बाद जो हमारी अगली जो एग्जाम्पल रहेगी, जो उदाहरण रहेगी वह रहेगी संबंध कारक के लिए। देशभक्त। देश का भक्त। देखा आप सभी ने, इस तरह से हम सभी विभक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ पर समस्त पद और समास विग्रह करते हुए चल रहे हैं। ये दो चीज़ें मुख्य रूप से आपसे पूछी जाती हैं कि समास विग्रह करें या जो समस्त पद बनाएं। जी, तो यहाँ पर आपने देखा देशभक्त, देश का भक्त, और का जो प्रसर्ग था, जो विभक्ति थी, उसका हमने प्रयोग यहाँ पर कर लिया है। अधिकरण। अधिकरण में हम कर सकते हैं, जो उदाहरण है वह रहेगी घुड़सवार, अर्थात घोड़े पर सवार। देखा आप सभी ने, पर की जो उदाहरण थी वो हमने यहाँ पर की घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इसी तरह से यदि हम बात करें में की, तो हम इसमें कर सकते हैं ध्यानमग्न, ध्यानमग्न, अर्थात ध्यान में मग्न। जी, तो यह है आपका तत्पुरुष समास, जिसमें हमने चर्चा करी पूरे
भेदों पर इसके जो 6 भेद हैं। प्रसर्गों को ध्यान में रखिएगा, विभक्तियों को ध्यान में रखिएगा। कर्म में जो कारक होता है उसका लोप होता है, कर्ण में से के द्वारा इसका लोप होता है। संप्रदान में के लिए, अपादान में से अलग होने के भाव में हम देखते हैं, संबंध कारक में का, के, की, और अधिकरण कारक में हम बात करते हैं में व पर की। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे तीसरे समास की, और यह समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास। जी, यह होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होंगे। यहां मैं लिख देता हूं, द्वंद्व समास में दोनों जो पद होंगे वह प्रधान होंगे। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। योजक चिन्ह जो हमारा होता है उसका यहां प्रयोग किया जाएगा। द्वंद्व समास में जो उदाहरण रहेगी वह हो सकती है दिन रात, इस योजक चिन्ह के स्थान पर जब हम इसको समास विग्रह करेंगे तो वह आएगा और उत्तर क्या बनेगा? दिन और रात। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास में जो योजक चिन्ह आएंगे उससे हम और में बदलेंगे, और यहाँ पर हम इसको समस्त जो पद होगा हमारा, समस्त पद आप सभी के सामने था, यहाँ पर इसको हमने किस में बदल दिया? विग्रह में। जी, आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद में बात करने जा रहे हैं बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास ये वह समास होता है जिसके न तो प्रथम पद अर्थात न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद न तो प्रथम पद और न ही उत्तर पद, दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, दोनों ही गौण होंगे, क्योंकि इसमें जो प्रधान होगा वह तीसरा पद होगा। जो विशेष अर्थ हमें देगा वह तीसरा पद प्रधान होगा। उदाहरण की बात कर लेते हैं। मान लीजिए नीलकंठ उदाहरण है हमारे पास में। अब आपने देखा कि यहाँ पर नीलकंठ मैंने लिखा, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। यदि मैं इसका समास विग्रह करता हूं तो यह बनेगा नीला है कंठ जिसका। ये रहा समस्त पद और ये रहा समास विग्रह। परंतु जो इसका उत्तर निकलेगा वह क्या निकलेगा? शिव, अर्थात या तो इस तरह ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कोष्टक में आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इस प्रकार, अर्थात शिव। तो न तो प्रथम पद प्रधान हुआ, न ही द्वितीय पद प्रधान हुआ। प्रधान पद कौन सा हुआ? हमारा तृतीय पद। तो इसीलिए इस पद का न तो प्रथम पद प्रधान होगा और न ही उत्तर पद प्रधान होगा। इसका जो पद प्रधान होगा वह तीसरा पद होगा, अर्थात शिव। बहुव्रीहि के उत्तर में आपको यह लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार एक और उदाहरण देख लेते हैं, दशानन। दशानन,
दशानन अर्थात दश का अर्थ 10, आनन है आनन जिसके, आनन किसे कहते हैं? मुंह को। किसके 10 सिर हैं आप सभी जानते हैं? रावण जी। तो यहां रावण के लिए जो तीसरा जो पद है, ना तो प्रथम पद प्रधान हुआ और ना ही उत्तर पद प्रधान हुआ। जो पद यहाँ पर उत्तर के रूप में हमारे पास में आया, जो प्रधान दिखाई दिया, वह था रावण। तो इस प्रकार जिस समास के अंदर न तो प्रथम पद प्रधान है और ना ही उत्तर पद प्रधान है, कोई तीसरा अर्थ, विशेष अर्थ हमारे पास में निकल के आएगा, उसे कहा जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। जी, तो बहुव्रीहि समास जो है हमारा, उसका जो उत्तर है वो यह सारा मैंने लिख दिया है। इसे आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। जी, बहुव्रीहि के बाद में हम बात करेंगे हमारे 5वें समास की, जो है द्विगु। द्विगु द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाची, ऐसा समास जिसका प्रथम जो पद होगा वह संख्यावाची होगा, द्विगु समास कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं यहां पर, प्रथम पद संख्यावाची कहलाएगा और दूसरा पद जो होगा वह समूह में हमें दिखेगा। तो त्रिभुज, जब इसको खोला जाएगा, 3 भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। तो इस तरह से जब आपके पास में कोई ऐसा जिसका प्रथम पद जो है संख्यावाची है, वह क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। जिसमें संख्या आपको दिखाई देगी वह द्विगु कहलाएगा। अंतिम जो समास है हमारा, वह कौन सा है? कर्मधारय। कर्मधारय। अब कर्मधारय जो समास है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कर्मधारय समास के अंदर हम बात करेंगे, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि प्रथम पद विशेषण होगा। प्रथम पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य। आपको बता देता हूं विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। विशेषण जो किसी की विशेषता है उसे विशेषण कहा जाता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता की बात की जा रही है। यदि मैं कहूं कि राम सुंदर है, तो यहाँ पर जो उसकी विशेषता है वह सुंदरता है उसकी, और विशेष्य कौन है? राम है। तो इसी तरह से यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। चंद्रमुख, जिसमें आएगा चंद्र के समान मुख है जिसका, अर्थात चांद, जो चांद है उसके समान जिसका मुख है, चांद की तरह जिसका मुख है, उसे चंद्रमुख कहा जाता है। अगर दूसरी उदाहरण की बात करें तो दूसरी उदाहरण हो सकती है हमारी नीलकंठ, जो भी हमने किया है, नीलकंठ।
अर्थात नीला है कंठ जिसका। जी, तो यहाँ पर देखिए चंद्र विशेषता के रूप में दिखाई गई है, मुख की यहाँ पर विशेषण के रूप में बात की गई है। ठीक उसी प्रकार नीला जो है यह विशेषता है, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हम यदि कहते हैं कि उसने नीले रंग की शर्ट पहनी होगी तो वह उसके लिए एक विशेषता है कि वह सभी से अलग किस कारण हो रहा है, क्योंकि उसने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है। उसी तरह कंठ यहाँ विशेष्य के रूप में है, जिसकी यहाँ पर एक विशेष्य के रूप में बात की जा रही है। तो आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा समास को। जो इसके भेद हैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास व कर्मधारय समास। तो ये था समास और आशा करता हूँ आपने इसे अच्छे समझ लिया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह या डाउट होता है तो जब हम अपनी ऑनलाइन क्लास जो करेंगे उसमें आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।